जय हिंद। मैं हूं दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर के ऊपर। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में अग्निवीर के ऊपर पहली बार खुलकर बात करते हुए सुना होगा। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। पद का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अग्निवीर के और फौज के जो ये पेज हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं अक्सर, तो हम किन सैनिकों की बात करते हैं और दरअसल ये अग्निवीर किन किन क्षेत्रों को कवर करता है सेना के अलग अलग विभागों में, भागों में। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो भी कोई, जितने भी मैंने वक्ता प्रवक्ता देखे जो फौज के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने रेजिमेंटेशन और यूनिट की बातें करी, उन्होंने फिजिकल फिटनेस की बात करी, उन्होंने यूनिट और रेजिमेंटेशन के अंदर पूरी तरह पूर्णतः विलय होने की बात करी और इस तरीके का डिस्कोर्स रखा। फिर साथ ही पेंशन की बातें हुई, पे एंड अलाउंस की बातें हुई और फिर रोजगार और बेरोजगारी की बात हुई। तो ये सारे पहलू हैं जिसके ऊपर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मोटा मोटी जो सबसे टफ जो सैन्य कार्रवाई होती है, जो फिजिकली टफ जो काम होता है, वो होता है इन्फेंट्री सोल्जर का। अभी हाल ही में कारगिल दिवस होके हटा है, आपने देखा कितनी ऊंची पहाड़ियों पर हमले हुए और फिर उन चोटियों पर कब्जा किया गया। तो ये काम इन्फेंट्री का होता है। और वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो उन चोटियों पर सैनिक बैठे थे डिफेंसेस लेके, वो भी इन्फेंट्री के ही थे। तो दरअसल चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो ऑफेंस हो, इन्फेंट्री का काम बहुत सख्त है, कोई आसान काम नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत हाई स्टैंडर्ड की फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है और एक स्पिरिट चाहिए होती है, एक बॉन्डिंग चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर इंसान लड़ता है। फिर दूसरे जो फाइटिंग आर्म्स हैं जैसे आर्मर्ड, तो यहाँ पर उस तरीके की फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता नहीं होती जिस तरीके की इन्फेंट्री में होती है। लेकिन वहां भी एक ग्रुपिंग है, बॉन्डिंग है, टैंक के अंदर क्रू के साथ तालमेल है और रेजिमेंट का इतिहास है। और जैसा बोलते हैं कि हम लोग नमक नाम और निशान के खातिर लड़ते हैं, तो वो वाले इश्यूज भी हैं। और अब इसके बाद आप बात कर लीजिए आर्टिलरी की। तो आर्टिलरी की जब बात करते हैं, तोपखाने की बात होती है। फिजिकल फिटनेस कंपैरेटिवली ज्यादा है व्हेन वी कंपेयर इट टू आर्मर्ड, आई थिंक।
और लेकिन इन्फेंट्री के मुकाबले इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती आपको उस लेवल के फिजिकल फिटनेस की। लेकिन इसमें ये पॉइंट जरूर मैं कर दूं कि जो बीसीओपी पार्टी होती है जो इन्फेंट्री के साथ चलती है हमले के दौरान और तोप के गोलों को डायरेक्ट करती है, उनका फिटनेस लेवल बहुत ही उम्दा होना चाहिए। और इनके अंदर भी एक रेजिमेंट सिस्टम है, लेकिन उतना नहीं है जैसा आर्मर्ड में या इन्फेंट्री में है, लेकिन वहां भी है। अब इन्फेंट्री को छोड़कर ये बाकी दोनों आर्म, चाहे वो आर्मर्ड हो चाहे वो आरटी हो, ये बहुत ही टेक्निकल आर्म्स हैं और इनके अंदर रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। अब इसके अलावा फिर सपोर्टिंग में है, जैसे सिग्नल्स है, ईएमई है, आपके इंजीनियर्स हैं और फिर ऑर्डिनेंस है, एएससी है। ये बिल्कुल दायरा अलग है, इनकी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, मेजॉरिटी ये टेक्निकल हैं और ये एक अलग स्टोरी है। अब एज ए लेमैन अग्निवीर को इसको आप इस तरीके से समझिए, अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी अगर कहीं यूज होती है किसी भी देश में, वो सुरक्षा सेनाओं में होती है। और सुरक्षा सेनाओं के अंदर ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास होती है, बहुत ही सुपीरियर लेवल की होती है और इसको समझना, इसका देखरेख करना, इसका संचालन करना कोई आसान काम नहीं है। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेनिंग का एक लंबा वक्त चाहिए। 4 साल शायद उस ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त ना हो, लेकिन ये भी समझना होगा कि जब हम अग्निवीर उस काम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो घर से भी एक एजुकेशन लेवल लेके आया है। अब जब हम उसको इस दायरे में लेके आते हैं, टेक्निकल दायरे में लेके आते हैं, तो वो ना सिर्फ उस चीज को मेंटेन कर रहा है, उस इक्विपमेंट की देखभाल कर रहा है, उससे लड़ाई भी कर रहा है या करवा रहा है, लेकिन साथ के साथ वो बहुत कुछ सीख भी रहा है। तो जिस स्तर पे वो एजुकेशन लेके आया था, जिस स्तर की, उससे कहीं गुना एक्सपीरियंस ले लेता है वो 4 साल में। अब ऐसा नहीं है कि 4 साल खत्म होते ही सारे के सारे घर चले जाएंगे, बड़ी संख्या में इनको रिटेन भी किया जाएगा। मेरे जानकारी के मुताबिक जो लेटेस्ट स्टडी जो आर्मी ने प्रस्तुत करी है उसमें 50 से 60% अग्निवीर जो हैं उनको सेना में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी उनकी परसेंटेज सिर्फ 25% है, तो ये शायद बढ़ाकर 50% या 60% कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा गेन होगा। दूसरी चीज, ये जो लोग इतना एक्सपीरियंस लेके आएंगे वो रोड पे भिखारी नहीं बन जाएंगे जब 4 साल के बाद आएंगे। आपने कई सारी राज्य सरकारों की स्कीम सुनी होंगी। कल ही हेमंत बिश्व शर्मा ने अनाउंस किया है कि अग्निवीरों को लेटरली एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसी तरीके से होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी बातें करी गई हैं और ये अग्निवीर जो हैं इनमें से कई सारे सीआरपीएफ, आपके बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और आपके स्टेट पुलिस के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। तो ये इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आएंगे, डिसिप्लिन्ड लोग होंगे, हाईली ट्रेंड होंगे, टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझते होंगे। तो ये लोग बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो इसको आप इस नजरिए से देखें कि देश के जो यूनिफॉर्म फोर्स है उसका ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स और उसकी कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी इस एक कदम से। अब लेकिन कई लोग बोलेंगे कि जी हमारा कृषि प्रधान देश है, एक उमंग और तमन्ना रहती है एक गांव के लड़के के अंदर कि हम फौज में जाएंगे, हमें एक किस्म की सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, हमें पेंशन मिलेगी, हमें एक स्टेटस मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी एक इस देश की रियलिटी है कि हमारा यहाँ पे इतना जबरदस्त डेवलपमेंट नहीं है। गांव में और देहातों में अभी बहुत सारे फासले पूरे करने हैं और वहाँ की सिचुएशन, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लोगों के सपने, एस्पिरेशंस बिल्कुल अलग हैं और
उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि अग्निवीर की ये जो स्कीम है ये उस पैमाने में खरी नहीं उतर रही है। लेकिन अभी लोगों को ये समझना होगा कि ये अग्निवीर जब 4 साल के बाद सीआरपीएफ में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, तो स्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी। जब लोकल पुलिस में जाएगा तो स्थितियां और क्लियर होंगी। इनमें से कई सारे ऐसे लोग होंगे जैसे खास तौर से पंजाब में कि जो पैसा अर्जित किया होगा उस पैसे के मदद से, जो तजुर्बा अर्जित किया होगा उससे ये लोग इमिग्रेट कर जाएंगे। बहुत सारे पंजाब में लोगों का सपना है कि वो विदेश में जाएं और कुछ काम करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस का अग्निवीर होगा, इंजीनियर्स का अग्निवीर होगा, जिसके अंदर ट्रेड होंगे, कारपेंटर ट्रेड है, प्लम्बिंग ट्रेड है, आपके ईएमई के अंदर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, और इस तरीके के बहुत सारे मुख्तलिफ ट्रेड हैं। इन ट्रेड्स की जानकारी लेकर, तजुर्बा लेकर ये बाहर जाएंगे, सेटल होंगे और अपना काम करेंगे। इसी प्रकार से जरूरी नहीं कि सारे के सारे सीआरपीएफ, बीएसएफ में चले जाएं, कुछ अपना काम धंधा खोलेंगे, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। और आप ये ना भूलिए कि हिंदुस्तान के अंदर अभी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, बहुत बड़ी तादाद में स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। तो इस स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट को भी ये लोग पूरा करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर जब तक हमें पूरे नतीजे सामने नहीं आते कोई एक निर्णायक डिसीजन लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप देश हित के हिसाब से देखें, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पॉलिटिक्स ना करें, देश हित को सर्वोप्रिय रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को समझें, तो मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल अनुकूल है। और मेरे भी विचार पहले कुछ और थे, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, खासतौर से सेना के अंदर जो अभी सेवा में है, और उनके मुंह से जब मैं अग्निवीर की तारीफ सुनता हूं और बहुत सारी जो चीजें मेरे को समझ में आती है, मुझे लगता है कि ये स्कीम अच्छी है। आपको याद रहे कि शुरुआत में मैंने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि उतनी इन डेप्थ उसके बारे में एनालिसिस नहीं किया था, क्योंकि जब तक आप उस चीज का तजुर्बा नहीं करते तब तक आपको समझ नहीं आता। और जब मैं तजुर्बे की बात करता हूं तो सेना के पास अभी 2-2.5 साल का इस स्कीम को लेकर शायद तजुर्बा हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2-2.5 साल ही हुए हैं। और जो तजुर्बा है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक तजुर्बा है, वो बहुत शानदार है। और अब इसके अंदर एक और पहलू भी है। अब आप ये भी समझिए कि जब ये सेट हो जाता है कि आपकी नौकरी पूरी तरह पक्की है और अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है, तो आपके अंदर इनिशिएटिव, एंथुजियाज्म भी कम हो जाता है। तो ये चीज पहले हमें देखने को मिलती थी जब हम भी फौज में थे कि यंग सोल्जर्स आते थे, उसमें से 20-25% ऐसे होते थे जो पैसेंजर ट्रेन वाला रास्ता पकड़ लेते थे कि अब नौकरी लग गई है, अब आराम से करते रहेंगे, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता था कि वो 25% का भार जो है बाकी 75% पर आ जाता था। नॉट दैट कि वो 25% बिल्कुल ही बेकार थे, काम करते थे, लेकिन उनमें वो स्पार्क नहीं होता था और वो पैसेंजर की तरह चलते थे। और धीरे धीरे ये परसेंटेज जो है हर साल उस बैच की बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे प्रमोशन टाइट होता था, कंपटीशन होता था, वो टाइट होती जाती थी। अब क्या होगा कि अब ऐसा नहीं है, आपको उस 4 साल के अंदर आपको बेस्ट प्रूव करना है। आपको जब आप फौज से जाएंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा या जो आपकी रिपोर्ट मिलेगी उसके अंदर भी आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको और जगह पर काम मिलेगा। सिमिलरली क्योंकि आपको उस तरीके की श्योरिटी नहीं है, तो आप में इनिशिएटिव भी होगा, आप में रिक्वायर्ड पॉजिटिव एग्रेशन भी होगा, काम करने का जज्बा भी होगा। तो ये आप किसी भी सरकारी महकमे के साथ तुलना करके देख लीजिए कि वहां पर जब एक बार भर्ती हो जाते हैं तो वहां पर किस तरीके का रवैया रहता है, ये आप बखूबी समझते हैं। तो ये खैर फौज में तो उस तरीके का रवैया नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस अग्निवीर स्कीम से ऑब्विएट हो रही हैं। अब एक जो एज फैक्टर की बात है कि भारतीय सेना के अंदर एज
को रिड्यूस करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये एज फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्री को लेकर है। और अगर हम पूरी भारतीय सेनाओं की बात कर लें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब मिला के अगर इनको जोड़ के हम बात करें तो मेरे ख्याल से 3 लाख फौजी हैं जिनको इस कैटेगरी के तहत देखा जाना चाहिए। नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी के अलग अंग है, वहां पर इतनी ज्यादा फिजिकल डिमांड नहीं है। तो इन 3 लाख सैनिकों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वो अग्निवीर जो आएंगे उनमें से भी आप छांट सकते हैं, बेहतरीन व्यक्ति आप रख सकते हैं, उनको आगे प्रमोशन दे सकते हैं, क्योंकि जो बेहतरीन होगा वही आगे हवलदार बनेगा, नायब सूबेदार बनेगा। और एक बार जब आपको काम करने का शौक चढ़ जाए, जब वो आपको अव्वल रहने की आदत पड़ जाए, तो फिर वो आसानी से जाती नहीं है और वो ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ओवरऑल आपके जज्बे में दिखता है, नजर आता है। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर जो मैंने लोगों से बात करके जो मैं समझा हूं कि बहुत ही जबरदस्त स्कीम है और इसको पेंशन कम करना या एम्प्लॉयमेंट के ही लेंस से नहीं देखना चाहिए। इसको बिल्कुल आपको देश की सुरक्षा से जोड़कर और ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में एरो इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बढ़ने वाली है, आर्म्स इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। जिस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारा रिसर्च हो रहा है, जिस तरीके से इंडिजनाइजेशन हो रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो अगर ये सारे फैक्टर्स कम करें और जब इस देश के अंदर इंडस्ट्री लगेगी, एक्सपैंड होगी, तो वहां पे आदमी कहां से आएगा? आदमी इन्हीं जगहों से आएगा जहां से उसने ये एक्सपीरियंस हासिल किया होगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो आने वाला समय है, ये ड्रोन्स का समय है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, ये टेक्नोलॉजी का समय है। और अगर आप के अंदर वो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को ढंग से नहीं समझते हैं, तो आप आने वाले समय में युद्ध नहीं लड़ सकते। और आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लड़के हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके अंदर ये नैक नेचुरली है। और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव है, जब लोगों को लगेगा कि यार अग्निवीर जाएंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे, और फायदे को देखते हुए कंपटीशन अग्निवीर की भर्ती के लिए भी बढ़ेगा। और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है, एजुकेशन लेवल्स भी चेक होते हैं, रिटन एग्जाम होता है, उसके अंदर भी कंपटीशन दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का सोल्जर भारतीय सेना के अंदर आ रहा है और आगे भी इसी तरीके से आएगा। और मेरा इस पूरी स्कीम के लिए पूरी तरह से समर्थन है। तो आप इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो गर्मी का आनंद लें, और काफी जबरदस्त गर्मी उमस के साथ पड़ रही है। और सुनने में आ रहा है कि कश्मीर घाटी के अंदर भी पहली बार लोगों ने पंखे लगाए हैं और कई जगहों पर कई लोगों ने तो एयर कंडीशन भी खरीद लिए हैं। तो बहरहाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और सब जगह बदलाव हो रहा है। कश्मीर में अगर एसी लग रहा है और पूरा आबो हवा चेंज हो रही है, तो फौज के अंदर भी चेंज होना अनिवार्य है। और इसी को देखते हुए अग्निवीर स्कीम के ऊपर ये मेरा पॉडकास्ट खत्म होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।